मेघना की शादी उमेश नाम के लड़के से होती है। मेघना बहुत ही चालाक किस्म की थी। एक रोज मेघना सुबह उठकर सबके लिए बहुत प्यार से खाना बना लाती है। सब मेघना के हाथ का बनाया खाना खाते हैं और उमेश खाना खाता है। उसको खाने में नमक बहुत ज्यादा लगता है। उमेश मेघना को कहता है, अरे मेघना, तुमने खाना बनाते समय ध्यान नहीं दिया था क्या? कितना नमक डाला हुआ है तुमने इसमें? अरे मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा। मेघना की सास सुनीता को भी खाने में नमक बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन सुनीता अपनी बहू मेघना की चमचागिरी करने के चक्कर में मेघना से बोलने लगती है। अरे नहीं बहू, उमेश को क्या पता खाने का स्वाद। कोई नमक ज्यादा नहीं है, बल्कि इतना स्वाद है कि मैं भी एक कटोरी और खा लूंगी सब्जी। कुछ देर बाद मेघना भी खाना खाने लगती है। वो जैसे ही पहला निवाला खाती है, उसको भी खाने में नमक बहुत तेज लगता है और वो अपने मुंह से खाना उगल देती है। मेघना सोचती हुई अपने मन में कहती है, अरे खाने में तो सच में बहुत ज्यादा नमक है, लेकिन फिर भी माँ जी ने मुझे कुछ ना बोलकर खाने को खा लिया। लेकिन माँ जी ने ऐसा क्यों किया होगा? ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन मेघना अपने पति उमेश के कमरे में जाती है और उसके पर्स में से कुछ पैसे चुरा लेती है और उसको ऐसा करते हुए उसकी सास सुनीता देख लेती है। कुछ देर बाद उमेश ऑफिस के लिए रेडी होता है और अपना पर्स चेक करता है तो वो देखता है कि उसमें एक भी रुपए नहीं है। उमेश मेघना के पास जाकर उससे कहता है, मेघना, तुमने क्या मेरे पर्स से पैसे निकाले हैं? इसमें पैसे थे और अभी मैं देख रहा हूँ तो ये बिल्कुल खाली है। नहीं, मैंने तो नहीं निकाले आपके पर्स से कोई पैसे। मुझे तो लगता है अब आपको भूलने की भी आदत हो गई है। अरे मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? आज से पहले तो ऐसी गलती कभी नहीं हुई। बेटी बहू की किचकिच सुनकर सुनीता भी वहाँ आ जाती है और उमेश के पास जाकर कहती है, अरे उमेश, तू क्या सुबह सुबह किचकिच कर रहा है और क्यों बहू के ऊपर चिल्ला रहा है? उमेश की बात सुनकर सुनीता समझ जाती है कि उमेश किन पैसों की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी बहू का साथ देती है और मेघना के पास जाकर उससे कहती है, अच्छा, तो तुझे लगता है कि तेरे पर्स से पैसे बहू ने निकाले हैं? अरे बेटा, बहू ऐसा क्यों करेगी? तू कुछ भी बोलता है। जब बात खत्म कर, तुझसे ही हो गई होगी कोई गलती। सुनीता अब समझ जाती है कि उसकी बहू मेघना बहुत चालाक है और वो अपने मन में कहती है, मेघना तो बहुत चालाक निकली। मेरे बेटे के पर्स से दिन दहाड़े पैसे निकाल लिए और मेरे बेटे को पता तक नहीं चला। लेकिन ये बात तो गलत है बहू की, मुझे तो कुछ भी नहीं दिया। सुनीता अपनी बहू के पास जाती है और उसके पास जाकर उससे बोलने लगती है, बहू, मुझे पता है कि तूने ही उमेश के पर्स से पैसे निकाले हैं, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं उसको बताऊंगी नहीं। लेकिन उसमें से मुझे भी कुछ पैसे चाहिए। मेघना उन पैसों में से कुछ पैसे अपनी सास को भी दे देती है और बोलती है, अब समझ में आया माँ जी कि आप मेरी चमचागिरी क्यों करती हैं। तेरी जैसी चालाक बहू की चमचागिरी करने के फायदे ही फायदे हैं बहू। धीरे धीरे समय बीतता है और सुनीता अपनी छोटे बेटे राकेश की भी शादी राधा नाम की लड़की से करवा देती है। मेघना अपनी देवरानी के दहेज को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। एक रोज राधा सबके लिए खाना बना कर लाती है। सुनीता जैसे ही राधा के हाथ का खाना खाती है, वैसे ही खाने को उगलती हुई सुनीता अपनी बहू से कहती है, अरे ये क्या बना दिया? तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? माँ, ये क्या कह रही हो आप? खाना तो बहुत ही अच्छा बना है। आपको कैसे अच्छा नहीं लग रहा है? क्या खाक अच्छा बना है? सब्जी में कोई स्वाद ही नहीं है। ये रोटियां भी कच्ची बनी हैं। चलो माँ जी, मैं आपको अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाती हूँ। हाँ बहुत सही कहा तूने, चल। सुनीता और मेघना वहाँ से उठकर चले जाते हैं। बाकी के लोग अपना खाना खा रहे थे और मेघना अपनी सास को अपने हाथ से खाना बनाकर देती है। दोनों सास बहू रसोई में खाना खा रहे थे कि तभी मेघना अपनी सास सुनीता से कहती है, माँ जी, आपने देखा देवरानी जी कितना दहेज लेकर आई थी। अगर उनमें से कुछ हमें मिल जाए तो मजा ही आ जाए। माँ जी, क्या कहती हो? अरे बहू, बात तो तूने ठीक कही। वैसे भी सारे सामान पर तो कुंडली मार के बैठी है, लेकिन हमें ये मिलेगा कैसे? माँ जी, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बस आप मेरी हाँ में हाँ मिलाती रहना। एक दोपहर सुनीता और मेघना राधा के कमरे में जाते हैं। दोनों राधा के पास जाकर उससे कहते हैं, अरे बहू, तेरी माँ ने जो तुझे दहेज में सोने के कंगन दिए थे, वो कंगन तू मेघना को दे दे, उसके पास नहीं है। हाँ देवरानी जी, अगर तुम दे देती तो बहुत अच्छा रहता। अरे देगी क्यों नहीं? राधा बहू ऐसी नहीं है जो मना कर दे।
राधा बिना कुछ सोचे समझे अपनी जेठानी को वो कंगन दे देती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन राधा का पति राकेश अपनी माँ के पास जाकर उससे कहता है, माँ, मेरा ट्रांसफर हो चुका है, जिसके कारण मुझे यहाँ से जाना होगा और मैं अपने साथ राधा को भी ले जा रहा हूँ। कुछ दिनों बाद राकेश और राधा वहाँ से पुणे चले जाते हैं। वहाँ राकेश का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है और जल्द ही राकेश अपना खुद का फ्लैट लेता है और ये बात वो अपनी माँ को बताता है। अब राकेश अपने परिवार वालों को पुणे आने को कहता है। मेघना ये बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और अपनी सास सुनीता के पास जाकर उससे कहती है, देख रही हो माँ जी, देवरानी तो वहाँ जाकर पैसे छाप रही है और हमको एक कंगन पकड़ाकर यहाँ से निकल गई। वहाँ खुद पैसों में खेल रही है। मैं तो कहती हूँ माँ जी, चलते हैं वहाँ और उनसे पैसे वसूलते हैं। सही कह रही है बहू तू। चल चल जल्दी निकलते हैं पुणे। हाँ माँ जी बिल्कुल, लेकिन अभी मेरे पैरों में अचानक पता नहीं क्यों दर्द होने लगा। अरे बहू तो क्या हो गया, ला मैं दबा दूं तेरे पैर। सुनीता लालच में आकर मेघना की चमची बनकर इस हद तक वो पार कर देती है कि वो कुछ भी गलत करने को तैयार थी। समय बीतता है। मेघना और सुनीता पुणे चले जाते हैं, जहाँ राधा रसोई में सबके लिए खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। राधा के रसोई से चले जाने के बाद मेघना और सुनीता रसोई में जाते हैं और मेघना अपनी सास को कहती है, माँ जी, देवरानी जी ने तो इतना सारा खाना बना रखा है। ये सब करके देवरानी जी हमें नीचे गिराना चाहती हैं और ये साबित करना चाहती है कि हमारी औकात ही नहीं है। लेकिन माँ जी, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं इसमें से आधा खाना फेंक देती हूँ और जब खाने के टाइम पर खाना कम पड़ेगा तब देवर जी और इनकी मस्त लड़ाई होगी। मेघना ऐसा ही करती है। कुछ देर में सब खाने के टेबल पर खाना खाने आते हैं। सभी बहुत खुशी से राधा के हाथ का खाना खाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। जब दोनों भाई उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं तो मेघना अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, ये खाना कम कैसे नहीं हुआ? मैंने तो अपने हाथ से खाना फेंका था। मेघना ये सब बोल ही रही थी कि तभी वहाँ उसकी देवरानी राधा आ जाती है और मेघना से कहती है, क्या हुआ जेठानी जी, दंग रह गई आप कि खाना कम कैसे नहीं पड़ा? आप लोगों को क्या लगता है सब चालाकी आप लोगों को ही आती है? अगर आप शेर है तो मैं शवा शेर हूँ। और माँ जी, आप सास होकर बहू के साथ मिलकर ऐसे करती हो, आपको जरा भी ये गलत नहीं लगता? जब से आई है तब से देख रही हूँ, दिन भर बस जेठानी जी की चमचागिरी करती रहती हो। अरे अब सास ही बहू के गलत कामों में साथ देगी तो बहू कहाँ से सुधरेगी? यही कारण है कि आज तक जेठानी जी कोई तरक्की नहीं कर पाई। किसी ने सही कहा है कि औरतें अपना घर अपनी सोच से बना भी सकती हैं, चाहे तो तहस नहस भी कर सकती हैं। अब सुनीता को अपनी इस की हुई हरकत पर बहुत शर्म आती है और अब मेघना को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है। रोहित अपनी माँ संचिता के साथ रहा करता था। रोहित काफी अच्छी कंपनी में काम किया करता था। ऐसे ही एक रात रोहित अपने ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। पर क्यों बेटा, आज तो इतना खुश क्यों है? कोई बात है क्या? कोई खुशखबरी है? और नहीं तो क्या माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है और आपको पता है माँ कि मुझे इससे भी बड़ा प्रमोशन मिलेगा और इसलिए मुझे नेपाल जाना पड़ेगा। और जब मैं वहाँ से आऊँगा ना तो यहाँ मुझे अपनी कंपनी में एक नई पोस्ट मिलेगी। अब आप बताओ ये खुशखबरी है या नहीं? सच में बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, कब जाना है तुझे नेपाल? माँ, बस कल ही निकलना है। बेटा तू बहुत काबिल लड़का है, पर ध्यान रखना मैं वहाँ नहीं रहूंगी, इसलिए तुझे अपना ध्यान खुद रखना है। और हाँ, वहाँ की लड़कियों से दूरी बनाए रखना। मैंने सुना है वहाँ की चिंगचोंग लड़कियाँ काफी तेज होती हैं। माँ, कैसी बात कर रही हो आप? इस तरह से अब रोहित रात का खाना खा लेता है और सो जाता है। अगली सुबह वो नेपाल के लिए निकल जाता है और जब वो नेपाल आता है तब वो नेपाल के एक होटल में रुकता है और अपने ऑफिस का काम शुरू करता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन बाजार में उसकी टक्कर अंजुला से होती है। अंजुला काफी सुंदर और गोरी लड़की थी। उसको देखकर रोहित उसके ऊपर पूरी तरह से फ्लैट हो जाता है और उसे बस निहारता रहता है। उसको देखकर रोहित अपने मन में कहता है, यार रोहित, नेपाली लड़कियाँ तो काफी सुंदर होती हैं। के तुम्हें अंधो छो, तिमीले देख्नु के एउटी केटी यटाबाट गेरोइक छे। क्या यटा बाट गई रे है को? क्या बोल गई तुम? मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। क्या तुम्हें हिंदी आती है?
जी हाँ, हमको हिंदी आता, पर लगता कि आपको नेपाली नहीं आता। हम आपको बोलता कि आपका हम दिखाई नहीं देता, आप अंधा है का? नहीं, मैं अंधा नहीं है, मतलब मैं अंधा नहीं हूँ, पर आपकी खूबसूरती के पीछे मुझे कुछ दिखाई नहीं। रोहित की बात सुनकर अंजुला हंसते हुए चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ समय और गुजरता है। समय के साथ अंजुला और रोहित की नजदीकियां बढ़ती है। समय के साथ रोहित अंजुला से शादी तक कर लेता है। रोहित नेपाल गया तो अकेले था, लेकिन जब वो वापस इंडिया आता है तो अकेले नहीं बल्कि अपने साथ नेपाली बीवी लाता है। अपनी नेपाली बहू को देखकर संचिता अपने बेटे से कहती है, बेटा ये किसको ले आया तू? देखने में तो चिंगचोंग लग रही है। माँ, ये चिंगचोंग नहीं बल्कि आपकी नेपाली बहू है। क्या कहा, नेपाली बहू? हे भगवान, मैंने अपने बेटे के लिए ना जाने कौन कौन से सपने संजोए थे, लेकिन मेरे बेटे ने तो मेरे सारे सपने एक झटके में ही तोड़ दिए। मैंने तुझे कहा था कि नेपाली लड़कियां काफी चालाक होती है, लेकिन तूने फिर भी इससे शादी कर ली। माँ, ये बहुत अच्छी है। खैर छोड़ो, हम दोनों का स्वागत नहीं करोगी आप? अब मैं और कर भी क्या सकती हूँ, अब चाहे जैसे भी हो मेरी नेपाली बहू तो है ही ना। हाँ बेटा, चलो अब तुम दोनों घर के अंदर आ जाओ। इस तरह से अब संचिता की नेपाली बहू घर में आती है, जिसके बाद अंजुला रोहित से कहती है, रोहित, कौन हुन ई महिला? इनी मेरी सासू हुन? हाँ। रोहित, ये क्या बोले जा रही है? ये मुझे जरूर नेपाली भाषा में गाली दे रही होगी। और तू कैसा बेटा है, अपनी माँ के लिए गालियाँ सुन रहा है और उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। माफी करना सासू माँ, लेकिन हम आपका गाली नहीं दिया। हम रोहित से पूछा कि आप हमारा सासू माँ है का? अरे वाह, मेरी नेपाली बहू को हिंदी भी आता है, मतलब आती है। बहू, जब तुम्हें हिंदी आती है तो तुम हिंदी क्यों नहीं बोलती? आज से तुम हिंदी ही बोलना। सासू माँ, हमको हिंदी आता, पर थोड़ा थोड़ा। क्या? माँ, ये बोल रही है उसको हिंदी थोड़ी सी आती है। अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, अपनी नेपाली बहू को सब सिखा दूंगी। चल बहू, मैं तुझे अपने घर की रसोई दिखा देती हूँ, क्योंकि अब जब मेरी नेपाली बहू आई है तो उसको रसोई भी तो देनी ही पड़ेगी ना। अंजुला को हिंदी आती है और अंजुला काफी संस्कारी भी लग रही है। यही सोचकर संचिता उसे अपनाती है। इस तरह से अब संचिता अपनी बहू को अपनी रसोई दिखाती है और वहाँ से चली जाती है। रसोई देखकर अंजुला खुद से कहती है, ये रसोई तो बिल्कुल नेपाली रसोई जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं खाना कैसे बनाएगा? यहाँ पर तो बर्तन ही नहीं दिख रहा। एक काम करता है, मैं अपनी सासू माँ के पास जाकर उनसे सब कुछ पूछ लेता है। इस तरह से अब अंजुला अपनी सास के पास जाती है और उसे कहती है, सासू माँ, मैं आपसे जानना चाहता था कि यहाँ पर बर्तन कहाँ रखा है? हमको बर्तन नहीं दिखा। बर्तन नहीं दिखा? पर बर्तन तो वहीं रखा है। कौन सा बर्तन चाहिए तुझे? सासू माँ, हमको मलाई पैन, छाल, तवा, कुकर चाहिए। तो क्या चाहिए? ये सब क्या है? रुको सासू माँ, हम आपको अभी अपना फोन में उसका फोटो दिखाता है। इस तरह से अब अंजुला को फोन में कढ़ाई, छलनी, तवा और कुकर की फोटो दिखाती है। उसको देखकर संचिता कहती है, अच्छा, तो तुझे कढ़ाई, छलनी, तवा और कुकर चाहिए। अरे ये बोलना बहू, चल मैं तुझे सब दिखाती हूँ। इस तरह से अब संचिता अपनी बहू को रसोई के सारे बर्तन दिखाती है और उसको सब समझाती है। लेकिन हमारी अंजुला को तो नेपाली खाने के अलावा कुछ और बनाना आता ही नहीं था, और बस इसीलिए वो अपनी पहली रसोई में नेपाली खाना बनाती है। और जब वो खाना टेबल पर परोसती है, तब वो खाना देखकर संचिता अपनी बहू को कहती है, बहू ये क्या बनाया है तूने? सासू माँ, ये हम नेपाली खाना बनाया है। क्यों बहू, तू इंडियन खाना नहीं बना पाता? मतलब तुझे इंडियन खाना बनाना नहीं आता? नहीं सासू माँ, नहीं आता, लेकिन तामा यहाँ पकाऊ सीखने छू। क्या नेछू? क्या बोली तू? मतलब सासू माँ कि मैं यहाँ का खाना बनाना सीखेगा। अच्छा ठीक है, तू जल्दी सीख लेना, तब तक मैं इस खाने से ही अपना गुजारा कर लूंगी। इस तरह अब कुछ महीने गुजर जाते हैं, लेकिन मंजुला अभी तक अपनी रसोई में इंडियन खाना बनाना नहीं सीख पाई थी। ऐसे ही एक दिन जब अंजुला अपनी सास को फिर से नेपाली खाना परोसती है, तब संचिता को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी बहू के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, अंजुला बहू, ये क्या लगा रखा है तूने? अरे भाई, मैं मानती हूँ कि तू नेपाली है और तुझे इंडियन खाना बनाना नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू इंडियन खाना सीखेगी ही नहीं। मैं नेपाली खाना खा कर बोर हो गई हूँ, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन अब ये खाना नहीं खाऊंगी। पर सासू माँ, संचिता अपनी बहू की एक नहीं सुनती और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है
और गुस्से में पूरा दिन बाहर नहीं निकलती। ऐसे ही रात को जब रोहित आता है तब वो अंजुला की आंखों में आंसू देखता है और उसकी आंखों में आंसू देखकर रोहित अपनी पत्नी से कहता है। क्या हुआ अंजुला, तुम्हारी आंखों में आंसू? उसकी ये बात सुनते ही अंजुला रोहित के गले लग जाती है और रोते हुए आज की सारी बात बताती है। ये जानने के बाद रोहित उससे कहता है। बस इतनी सी बात अंजुला, तुम भी ना बस इतनी सी बात पर रोने लगी। चलो मैं खाना बनाने सिखाता हूँ तुम्हें। तुमको खाना बनाना आता? अब वो मुझे खाना बनाना तो नहीं आता, पर हम YouTube से देखकर बनाएंगे। इस तरह से अब अंजुला और रोहित दोनों ही किचन में खाना बनाने लगते हैं, लेकिन उन दोनों से ही खाना नहीं बनता। रात को बर्तनों की आवाज सुनकर संचिता चुपके से अपने किचन के बाहर से अपनी बहू और बेटी को देखती है, जहां वो देखती है कि अंजुला दुखी होकर रोहित से बोल रही है। रोहित, हम खाना नहीं बना पाया और हमारी मदद करने तुम आया, पर तुमको भी खाना नहीं बनाना आता, तो अब क्या करें? अंजुला कोई बात नहीं, माँ ज्यादा समय तक गुस्सा नहीं होंगी। नहीं रोहित जी, मुझको नहीं लगता सासू माँ मानती। तुमको पता है, हमारी वजह से सासू माँ भूखा सोया। हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो हमको ये इंडिया रसोई बहुत जिम्मेदारी के साथ दिया, पर हम ये रसोई नहीं संभाल पाया। तुम चिंता मत करो अंजुला, सब ठीक होगा। चलो रात ज्यादा हो गई है, चलकर सो जाते हैं, सुबह का सुबह देखेंगे। इस तरह रोहित और अंजुला सोने चले जाते हैं। अगली सुबह रोहित खाना ऑर्डर करता है और जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं तब इंडियन नाश्ता देखकर संचिता उससे कहती है। अरे आज तो टेबल पर इंडियन नाश्ता है। बहू ये क्या, आज ये नाश्ता कैसे? हाँ माँ, आपकी नेपाली बहू ने इंडियन खाना बनाना सीख लिया है। एक बार खाकर तो देखो, मुझे तो देखने से ये खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। रोहित क्यों झूठ बोल रहा है? तुम जब देर रात दोनों खाना बनाने की कोशिश कर रहे थे ना, तब मैं भी किचन की खिड़की से चुपके से तुम दोनों की ये हरकत देख रही थी और तुम्हारी बातें भी सुन रही थी। और तुम्हें क्या लगा कि मुझे नहीं पता कि ये खाना बहू ने नहीं बनाया, बल्कि बाहर से ऑर्डर हुआ है? सासू माँ, हमको माफ कर देना तुम। हमको नहीं आया खाना बनाना, लेकिन हम पूरा कोशिश किया। और आज जो रोहित बाहर से मंगवाया, उसके लिए भी माफ कर देना हमको। बहू मैं जानती हूँ, पर मैं इस बात से नाराज नहीं हूँ कि तुझे खाना बनाना नहीं आता। मुझे इस बात से नाराजगी है कि मैंने अपनी नेपाली बहू का रसोई संभालने को दिया, लेकिन वो संभाल नहीं पाई। और संभाल नहीं पाई यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसने आज तक कभी मुझसे ये नहीं कहा कि मम्मी जी आप मेरी मदद कर दो। बहू मैं बुरी नहीं हूँ, इसलिए अब से मैं तुझे खाना बनाना और रसोई को संभालना सिखाऊंगी। इस तरह से संचिता अपनी बहू को उसकी रसोई संभालना सिखाती है, साथ ही उसको इंडियन खाना बनाना भी सिखाती है।